गुड मॉर्निंग। किसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आपके आसपास का जो माहौल है वो भी खुशनुमा बना हुआ है। और माहौल को आप एकदम लाइट रखिए, पॉजिटिव रखिए, अपने आप भी पॉजिटिव रहिए, दूसरों को भी पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए। तभी हम मिलजुल कर इस वाली जो परेशानी है जो चल रही है फ़िलहाल, इससे लड़ पाएंगे। और समाज में आप एक शांति का संदेश दीजिए। तभी जाके जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन होंगी उतना ही माहौल पॉजिटिव होगा, उतना ही हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव बनेगा। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ये हमारा कर्तव्य है। जिस जगह भी हम रहते हैं हमें वहाँ की शांति का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। या हम किसी जगह रहें, किसी मुल्क में रहें, किसी भी जगह रहें, लेकिन हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है और वो है शांति। वहाँ शांति भंग नहीं होनी चाहिए। हमारी वजह से किसी की जीवन में किसी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो। जितना दूसरों की ज़िंदगी को हम ईजी बना सकते हैं हमें बनाना चाहिए, हमें वो कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है कि जिसके पास में एक ये विवेक है, जिसको दिमाग दिया है, जो भला बुरा गलत सही का अंतर कर सकता है। ठीक, नहीं तो बायोलॉजिकली देखें तो हैं तो हम भी जानवर ही, अगर साइंस की नज़रों में देखते हैं तो, है ना। हमें एक यही चीज़ अलग है कि हमारे जो अंदर जो ये दिमाग दिया गया है इसमें बड़ी ताकत है। ये बहुत ज़्यादा ऐसी ताकतवर चीज़ है कि इससे ज़्यादा ताकतवर कंप्यूटर भी कुछ नहीं होता है ना। जो सुपर कंप्यूटर जो होते हैं उनसे कई सौ ज़्यादा गुना ये ताकतवर होता है। और इसका यूज़ आपको करना चाहिए। हमेशा विवेकशील रहिए, किसी भी आडंबर पे आपको विश्वास नहीं करना है। हर किसी जीव के प्रति आपको दया रखनी है। थोड़े दिन पहले, शायद 2-4 दिन पहले ही, शायद 5 दिन पहले की ये बात है, एक हथनी के मारने की आपने खबर सुनी होगी, न्यूज़ सुनते होंगे अगर आप, कि केरला में कुछ शरारती तत्वों ने हथनी को, जो कि प्रेग्नेंट भी थी, उसको अनानास में बारूद भर कर उसको खिला दिया। जानवर की आप देखिए कि जानवर कितना ज़्यादा मतलब इनोसेंट होता है, कितना प्रकृति से कितना जुड़ाव रखता है कि उसके साथ इतना बुरा किया, पर उसने फिर भी किसी को कोई हार्म नहीं किया, कोई हानि नहीं पहुंचाई। और वो सीधा वहाँ से हटी और सीधा जाके वो, जब उसको जल रहा होगा अंदर, क्योंकि वो जाके अंदर फट गया उसके मुंह में, तो वो जाके खड़ी हो गई फिर एक तालाब में। और वो 3 दिन तक उसी तालाब में खड़ी रही, वो वहाँ से हिली भी नहीं। उस बेचारी को बहुत परेशानी हुई है, वो तड़प तड़प के उसने फिर सांस तोड़ा है। वन विभाग के लोग भी वहाँ गए, हाथियों को लेके भी गए, लेकिन वो वहाँ से निकली नहीं और फाइनली वो वहीं पे एक्सपायर कर गई। ठीक, तो आपसे मेरी बहुत 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 रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप हर किसी पे दया बनाए रखिए, जानवरों पे भी और इंसानों पे भी। अपनी तरफ से किसी का गलत मत कीजिए। समाज में ऑलरेडी बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो आप तो प्लीज़ उसमें इजाफ़ा मत करिए। अगर आप कम भी नहीं कर सकते हैं तो उसमें इजाफ़ा तो ना करें ना। बहुत दया से रखिए। जानवरों में भी मन होता है, जीव होता है, प्राण होता है, वो प्राणी है। उस पर दया बनाए रखेंगे तो वो दुआ ही देगा आपको। आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उन्हें परेशान मत करिए। जो स्ट्रे डॉग घूमते रहते हैं बाहर में, उनको भी आप कुछ मत कहिए, शांति से उनको रहने दीजिए। वो रह रहे हैं आराम, जब तक वो आपको हानि नहीं पहुंचा रहा आप उसको कुछ मत कहिए। और आपने देखा होगा कि वो अपने आप से, जब तक वो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो वो मानसिक रूप से बहुत परेशान है, कुछ बीमारी हुई है किसी जानवर को, तब वो इंसान को हार्म पहुंचा दे तो एक अलग बात है। तो ऐसे नॉर्मली इंसान को हार्म पहुंचाते नहीं हैं ये लोग। कोई भी जानवर जल्दी से वो करता नहीं है अटैक उस पर। तो आपसे आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और इस संदेश को लोगों को बताइए आप कि एक दया का माहौल रखिए अपने आसपास, एक शांति बनाइए। ये बहुत अजीब सा हो रखा है माहौल, है ना। आप ये देख ही रहे होंगे, बहुत अजीब सी उदासी सी है यहाँ पे, क्योंकि चारों तरफ इतने लोग बेचारे डेली 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 इधर उधर हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो जितना हो सकता है उतना पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए और पॉजिटिव माहौल को बनाइए। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ये वेल्ड। वेल्ड एक्चुअली है कि ये घास के मैदान है। और कौन से वाले घास के मैदान है? कौन से वाले हैं? शीतोष्ण घास के मैदान। हम शीतोष्ण तो पढ़ रहे हैं, तो शीतोष्ण घास के मैदान है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए हैं कहाँ, देख लीजिए यहाँ है, ये साउथ अफ्रीका है, यहाँ साउथ अफ्रीका।
और ये यहीं पे फैले हुए हैं शीतोष्ण घास के मैदान, जिनको हम वेल्ड कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले दक्षिण अफ्रीका में भी किसका राज था? ब्रिटेन का राज था। ठीक है, ये वेल्ड नाम के जो वेल्ड नाम डच आदिवासियों द्वारा दिया गया था। ब्रिटेन के पहुंचने से पहले वहाँ पे डच पहुँचे और डचों ने ही ये नाम दिया है, डच। समझ गए बात को? चलिए, अब देखिए यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान है, मैंने आपको ये बता दिया। ऊंचाई देख लीजिए साहब, पठार है ये एक्चुअली। देखिए यहाँ जो है ना, ये आपको मैं ये दिखाती हूँ दूसरे पेन से। देखिए ये जो मैंने बनाया है ना ब्लैक कलर से, एक्चुअली ये है डेजर्ट, इसका नाम है कालाहारी डेजर्ट। और यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक छोटा सा। और ये है डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट। तो यहीं पे पठारी इलाका है इन्हीं के बीच में, वहीं पे ये वाले वेल्ड के जो आप देख रहे हैं रेगिस्तान, ये है। ठीक है, देखिए ये रहा, पश्चिम में कालाहारी डेजर्ट है और ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है। समझ गए? उत्तर पूर्व में हाई वेल्ड कहते हैं उनको। उत्तर पूर्व जो है इसका, इस एरिया का, इसको हाई वेल्ड कहते हैं। हाई मतलब उठा हुआ भाग है वो, ये है। जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक की है। दो नदियां हैं, ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी। सहायक नदी जो है, देखिए लिम्पोपो नदी ना इस मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब आप अपने मैप में ढूंढिएगा आज कि लिम्पोपो रिवर कहाँ कहाँ बहती है। मैं भी आपको एक मैप भेज दूँगी, मैंने आपको पहले भेजा हुआ है वैसे तो अफ्रीका का मैप। आप उसमें नीचे ढूंढेंगे कि लिम्पोपो रिवर कहाँ बह रही है और वो किधर से बह के किधर गिर रही होगी, आपको ये खुद देखना है। एक ऑरेंज रिवर है और एक लिम्पोपो रिवर है, आप दोनों को ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए। दक्षिणी गोलार्ध में है, ये बात आपको पता है। दक्षिणी गोलार्ध है क्योंकि जब 0 डिग्री यहाँ है तो कौन सा गोलार्ध हो गया? नीचे, ऑब्वियस बात है ना, दक्षिणी गोलार्ध हो गया ना। अब आपको एक काम करना है कि आपको ये देखना है आज कि ये अफ्रीका में जो ये वाली लाइन है 23.5 डिग्री कर्क रेखा कौन कौन से देश से गुजर रही है अफ्रीका के, और 0 डिग्री कौन कौन से गुजर रही है, और मकर रेखा। देखिए ये एकमात्र ऐसा द्वीप है, महाद्वीप है कि जिससे तीनों मेजर लाइन होकर गुजर रही हैं, कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी और इक्वेटर भी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों लाइनें होकर गुजर रही हैं। और आपको ये कंट्री ढूंढ के मुझे पता नहीं है, कॉपी में लिख के भेजिए या ऐसे ही डायरेक्ट मैसेज पे लिखिए, लेकिन लिखिए, करिए, काम तो करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेंगे तो कुछ होना नहीं है जीवन में बदलाव। जैसे अब तक आप कोरे थे, आगे भी ऐसे कोरे रहते चले जाएंगे। ठीक, ज़िंदगी में कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी कामयाब लोग इस दुनिया में आप देखते हैं, बहुत मेहनत किए हुए हैं। आपको जो उनकी रंगत या जो अभी की शोहरत या जो इतना फेम दिखता है ना, उसके पीछे बहुत मेहनत है, रात दिन की मेहनत है। तो आपको भी अगर कुछ बदलाव लाना है तो उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, उससे बाहर आना पड़ेगा और मेहनत की तरफ आपको अपना रुख अख्तियार करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। ठीक है, चलिए। हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल्ड की जलवायु कैसी है? नम है यहाँ की जलवायु। आप देख लीजिए हिंद महासागर किधर है, इधर ये हिंद महासागर है, इधर ये अटलांटिक ओशन है इसके। समझ गए बात को? ये वाली चीज़ है। शीत ऋतु ठंडी और शुष्क होगी, ठंडी होगी शीत ऋतु। तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक। जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना होता है। समझ गए? हमारे यहाँ देखिए, हमें इससे ऊपर तो जैसा मौसम यहाँ होता होगा इससे नीचे ठीक उल्टा होता होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे गर्मी होगी तो यहाँ पे कैसी होगी? ठंड होगी। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होगी। यहाँ मॉडरेट गर्मी तो यहाँ मॉडरेट ठंड होगी, 0 डिग्री के जस्ट नीचे। तो हम कहाँ हैं? हम तो यहाँ हैं। जुलाई में हमारे यहाँ क्या होती है? जुलाई में हमारे यहाँ क्या होती है? गर्मी होती है। तो यहाँ क्या होगी? ये साउथ में तो क्या होगी? ठंड होगी। समझ गए बात को? ये वाली चीज़ है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं गर्म होती है, यानी कि गर्मी यहाँ पे कम पड़ती है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान कितना? 20 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं दिल्ली रब करती हूँ यहाँ से और आपको दिखाती हूँ कि जोहान्सबर्ग कहाँ है। देखिए लिखा हुआ है जोहान्सबर्ग, और ये लिखा है जोहान्सबर्ग। ड्रैकन्सबर्ग ये लिखा हुआ है, ये किम्बरले लिखा हुआ है, प्रिटोरिया लिखा हुआ है। ठीक है।
इतने डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर तापमान हो जाता है। और गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण यहाँ पे ये महासागरीय जलधाराएं आपको आगे किसी किताब में आएंगी, जल्दी ही आ जाएंगी बहुत। वैसे ये बात तो पता चली गई है कि गर्म जो होती हैं जलधाराएं कुछ ठंडी होती हैं, लेकिन पर्टिकुलर कौन कौन सी कहाँ कहाँ से बहती है इसके लिए आपको थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे वो किसी बुक में है। ठीक है, चलिए। वनस्पति बहुत कम है, ऑब्वियस बात है भाई, एक तरफ डेजर्ट है, फिर पठारी इलाका है, इधर पहाड़ है, तो कहाँ से यहाँ वनस्पति होगी, कमी होगी। और घास का स्थल है इसीलिए। ठीक है, लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। बबूल मरोला ऊंचे हुए वेल्ड में उगते दिखते हैं। हाई वेल्ड जो है, मतलब जो उत्तर पूर्व वाला जो रीजन है वहाँ पे ये उगते हैं। जानवर ये हैं सब, शेर, तेंदुआ, चीता, मतलब वही वाले जिनको कि खुला मैदान चाहिए भागने को, वैसे वाले जानवर यहाँ मिलेंगे। मेन काम क्या होता है वेल्ड में? पशुपालन का और खनन का काम। खनन मतलब माइनिंग, जो नीचे से खोद के निकालते हैं। खान जो होती है, खान में से जो खोद के चीज़ें निकाली जाती हैं वो वाला है मेन काम है, और पशुपालन लोग करते हैं। मिट्टी कैसी? उपजाऊ होगी नहीं, ऑब्वियस बात है, क्योंकि पठारी इलाका है और एक तरफ डेजर्ट है, तो उपजाऊ मिट्टी कहाँ से होगी यहाँ पे। ठीक है, फिर भी जो थोड़ी बहुत है वो उसमें ये सब उगाई जाती हैं फसलें, अखरोट, गेहूँ, ज्वार, आलू, ये सब। कैश क्रॉप, तंबाकू, कपास, गन्ना, ये नकदी फसलें हैं। कैश क्रॉप कहते हैं नकदी फसल, है ना। भेड़ पालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। ऊन के लिए भेड़ पाली जाती है यहाँ पे। यहाँ एक विशेष प्रकार की भेड़ है, जैसे हमारे यहाँ जम्मू में लद्दाख वाले रीजन में एक भेड़ मिलती है जिसको पश्मीना कहते हैं। उसका नाम ही पश्मीना है, गोट का नाम ही पश्मीना गोट है। उस गोट को लोग पालते हैं वहाँ पे, और फिर उसकी जो उसके बालों से आपको पता ही है वो ऊन बनती है, और उसी ऊन से वो शॉल बनता है, उसको पश्मीना शॉल कहते हैं। बहुत महंगा आता है वो शॉल, बहुत बारीक, बहुत पतला होता है और बहुत गर्म होता है। ठीक, तो ऐसी यहाँ की एक लोकप्रिय है भेड़ की प्रजाति, वो कौन सी है? मेरिनो भेड़। दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। ठीक है, अब जो दुग्ध उत्पादन है तो दूध से बने हुए चीज़ें भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनती होंगी ना। खनिज होंगी ही, क्योंकि पठारी इलाका है, तो पठार में क्या होता है? खनिज लवण होते हैं। लोहा कोयला उपलब्ध है वहाँ, लोहा इस्पात उद्योग होता है, क्योंकि इस्पात बनाने के लिए लोहा और चूना पत्थर की ज़रूरत पड़ती है। ये बात आपको अगली वाली बुक में पता चल जाएगी, जो इससे अगली किताब आएगी। यहाँ पे देखिए सोने और हीरे की खान है। किम्बरले, जोहान्सबर्ग, ये सब जगहें जो हैं यहाँ पे सोने और हीरे की खान है इस एरिया में। देख रहे हैं आप कितना रिच एरिया है। जोहान्सबर्ग में विश्व की स्वर्ण राजधानी कहते हैं जोहान्सबर्ग को। समझ गए, ये बात याद रखनी है। किम्बरले हीरे की खान है। हीरा एवं सोने की खान के कारण दक्षिण अफ्रीका तथा ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए थे, क्योंकि ब्रिटेन हर उस जगह गया जहाँ उसको अपना फ़ायदा दिखा। तो यहाँ भी उसको ये मिले तो यहाँ भी जाके बस गया वो, है ना। ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया धीरे धीरे। ठीक, और ये खनिज संपदा के कारण ही यहाँ पे जो है ब्रिटेन वासियों ने यातायात के साधनों को बहुत ही अच्छे तरीके से बना दिया, ताकि वो यहाँ से बहुत सारे सामान को ढो के अपने देश में ले जा सकें। ये उनकी साजिश रही। किम्बरले में हीरे की खान देख रहे हैं। ठीक है जी, तो आप इसको देखिए, ये चैप्टर ख़त्म हो गया, इसके क्वेश्चन लगाइए, फिर इसे देखिए। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो फिर देखा जाएगा। और अगला चैप्टर रेगिस्तान में जीवन, ये हम कल पढ़ेंगे, अभी बहुत लंबी बात होगी। अपना ध्यान रखिए। गॉड